डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं और आज का टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा संघ है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्थ्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ होता है, यह दो शब्दों से मिलके बना है। आर्थरान, ठीक है, आर्थरान मीन्स होता है ज्वाइंटेड। क्या बोला मैंने? आर्थरान मीन्स होता है ज्वाइंटेड और पोडा मीन्स होता है, पोडा का मतलब होता है लेग, ठीक है, यानी जोड़ीदार टांग या जोड़ीदार पाद। जो भी सदस्य इस संघ के होते हैं उनकी टांगें जो है वो जोड़ीदार होती हैं, यानी ज्वाइंटेड होती हैं, यानी वो पैर से जोड़ीदार होते हैं, उनके पाद ज्वाइंटेड होते हैं। आर्थ्रोपोडा इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जितने भी जीवमंडल में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उसमें आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं वो 90% भाग बनाते हैं, यानी 90% जो जातियां हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ से आती हैं, बाकी 10% जातियां अन्य संघ से आती हैं। तो सबसे बड़ा संघ है। अब इसके जनरल फीचर्स के बारे में देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले आवास की बात करते हैं, हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? कह रहा है कि जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं और वायवीय होते हैं, यानी इस संघ के सदस्य जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं, यानी हर जगह सर्वत्र व्याप्त होते हैं। दूसरी बात कि बॉडी स्ट्रक्चर, अगर हम शरीर संरचना की बात करते हैं तो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका वो त्रिस्तरीय होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है, बीच में मेसोडर्म होती है और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सदस्य होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। साथ ही साथ इनमें जो सिमेट्री होती है, जो सममिति होती है, वो द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है इस संघ के सदस्यों में। इसके अलावा इस संघ के सदस्यों का अगर हम देखें तो काइटिन का बना एक कठोर, यानी काइटिन का बना जो है वो एक खोल होता है या एक्सोस्केलेटन होता है, यानी बाह्य कंकाल इनमें काइटिन का बना होता है जो बॉडी के चारों तरफ पाया जाता है, यह एक्सोस्केलेटन इसको कहते हैं। साथ ही साथ अगर सीलोम की बात करते हैं तो सीलोम जो होता है इनका विकसित होता है, डेवलप्ड सीलोम इसमें पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये सीलोम है और ये विकसित प्रकार का जिसको कि हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसील। इसके सीलोम को हम हीमोसील कहते हैं, ठीक है। तो सीलोम जो है विकसित होता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप होता है, यानी रक्त का संचार खुले प्रकार से होता है, एक पात्र से दूसरे पात्र में, दूसरे पात्र से तीसरे पात्र में, यानी कोटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना को लेते हैं, काकरोच को लेते हैं, तो उसमें 3 साइनस पाए जाते हैं, पेरीविसरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस। इन तीनों साइनस या चैम्बर या कक्ष कह सकते हैं या पात्र कह सकते हैं, एक से दूसरे में ब्लड जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है। इस तरह से ब्लड का जो है संचार होता है और स्वतंत्र फ्रीली होता है। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो खुला प्रकार का होता है। साथ ही साथ रक्त के अंदर एक रंगा पदार्थ होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं।
क्या कहते हैं, हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन की विशेषता होती है कि इसी के वजह से, इस रंगा पदार्थ की वजह से जो काकरोच है या अन्य सदस्य हैं उनके रक्त का रंग जो है वो सफ़ेद पीलापन लिए हुए भूरेपन में आता है, यानी उसका कलर जो है वो लाल नहीं होता है बल्कि सफ़ेद भूरापन होता है। तो श्वसन रंगा पदार्थ इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। आइए इसके बाद मसल सिस्टम की बात करते हैं। तो जो पेशी तंत्र होता है काकरोच के अंदर या फिर आर्थ्रोपोड्स के अंदर, वो विकसित प्रकार का होता है, स्ट्रिप्ड होता है, यानी स्ट्राइएटेड मसल पाई जाती हैं, रेखित पेशी इसमें पाई जाती हैं, स्ट्रिप्ड प्रकार की होती हैं ये मसल्स जो है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, श्वसन की बात करते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है, तो बाय गिल्स होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। और यह झींगा, यानी झींगा के अंदर जो है गिल्स के द्वारा ये श्वसन होता है। इसके अलावा बुकलंग्स होते हैं, बुकलंग्स यानी बिच्छू के अंदर बुकलंग्स के द्वारा श्वसन होता है। ट्रैकी होता है, ट्रैकी जिसको कि वायु नालिका कहते हैं, वायु नलिका जिसमें कि कीट आते हैं, यानी कीट के अंदर जो है ट्रैकी के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन की जब हम बात करते हैं तो उत्सर्जन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका एक फेनोमेनन होता है। उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ जंतुओं में मेलपिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा होती है, मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं, उसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को यह शरीर से बाहर निकालता है, अर्थात मेलपिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा उत्सर्जन होता है, जो इंसेक्ट के अंदर होता है, कीट के अंदर होता है, जो सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अलावा यहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड होती है, ये कॉक्सल ग्लैंड होती है और वो कॉक्सल ग्लैंड जो है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालती है, और स्कॉर्पियन के अंदर, बिच्छू के अंदर ये कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है। इसके अलावा कह रहा है ग्रीन ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रंथि होती है, ग्रीन ग्लैंड भी होती है जो झींगा के अंदर पाई जाती है, प्राण के अंदर पाई जाती है, और वह अपने उत्सर्जी पदार्थ को ग्रीन ग्लैंड के द्वारा निकालता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है वो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका मुद्रा और तंत्रिका रज्जु के द्वारा बना होता है। क्या कहा हमने, नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व रिंग और नर्व कार्ड के द्वारा मिलकर के बनता है और एक कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम के तहत कह रहा है कि नर्व रिंग और नर्व कार्ड के द्वारा ये बना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सेंसरी आर्गन की, संवेदी अंग की, तो संवेदी अंग के रूप में कई संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। एक सरल नेत्र होता है, एक सिंपल आई भी होती है, एक कंपाउंड आई भी होती है ना, और साथ ही साथ एंटीना पाया जाता है। एंटीना यानी इसको हम श्रृंगिका बोलते हैं। एंटीना जो है एक तरह का सेंसरी आर्गन होता है। काकरोच जैसे दो एंटीना इसके अग्र भाग पे होते हैं और वो हमेशा हिलाता रहता है इस तरह से, और वो संवेदी होते हैं आगे क्या किस तरह की परिस्थितियां हैं, कौन सी संवेदनाएं हैं, उसको वो एक्सेप्ट करके और काकरोच को वो सूचित करता है। तो ये जो है तंत्रिका एंटीना जो है वो पाया जाता है सेंसरी आर्गन के रूप में। कंपाउंड आई होता है, सिंपल आई होता है। स्टेटोसिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, संतुलन पट्टी, पुटी जिसको कहते हैं। स्टेटोसिस्ट बॉडी को बैलेंस रखने के लिए स्टेटोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है, वो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में होती है। अधिकांश जातियां कह रहा है कि ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है ना। अधिकांश जातियां इस संघ के एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर जननांग अलग होता है, मादा जननांग अलग होता है, और ये अंडज होते हैं यानी अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडज यानी अंडे देते हैं। ये बच्चे नहीं देते हैं बल्कि अंडे देते हैं। साथ ही साथ आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। और कह रहा है कि जो भ्रूणीय विकास होता है, परिवर्धन होता है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष में डायरेक्ट जो है वो अंडे से
शिशु बन जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष में लार्वल स्टेज भी पाई जाती है। लार्वल स्टेज के बाद जो है उस शिशु का निर्माण होता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो गया, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लाइफ साइकिल कह रहा है कि इनके जीवन चक्र में, ठीक है, इनके जीवन चक्र में मेटामार्फोसिस की क्रिया होती है, कायांतरण की क्रिया होती है। यानी कायांतरण का तात्पर्य होगा कि एक काया से दूसरे काया में परिवर्तन, ये इसको हम मेटामार्फोसिस कहते हैं। और ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर वेल डेवलप होता है। जैसे आप कांकरोच को ले लीजिए, तो उसमें कह रहा है कि कांकरोच में शिशु की अवस्था, निम्फ की अवस्था लंबी होती है, 6 महीने से लेकर के 1.5 साल तक हो सकती है। तो जब जब ये मोल्टिंग करता है, अपने आउटर कवरिंग को हटाता है, और तब तब इसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। यानी मोल्टिंग के समय वृद्धि ज़्यादा होती है, और मोल्टिंग के एक मोल्टिंग और दूसरे मोल्टिंग के बीच में जो ग्रोथ की रेट होती है वो कम होती है, काफ़ी कम होती है। तो लाइफ साइकिल में मेटामार्फोसिस डेवलप होता है, पाया जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि आगे हम स्टडी करेंगे इस आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है। जनरल फीचर्स हो गए। अब हम इसको क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे। तो आर्थ्रोपोडा को 3 उपसंग में डिवाइड किया गया है। एक ट्राइलोबाइटा है, क्या कहा हमने, ट्राइलोबाइटा, चेलिसेराटा और मैंडिबुलेटा, ठीक है। ये 3 उपसंग हैं, और तीनों उपसंग में जंतुओं को रखा गया है। तो सबसे पहले हम ट्राइलोबाइटा की बात करते हैं। कह रहा है कि ट्राइलोबाइटा के जो सदस्य हैं आज वो उपस्थित नहीं हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं, और ये समुद्री जंतु थे, ये समुद्री जीव थे, ये स्थल पे नहीं पाए जाते थे। और ट्राइलोबाइटा जो है विलुप्त जंतु हो चुके हैं। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल जो है वो ट्राई आर्थोरस, ठीक है, ट्राई आर्थोरस इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ट्राई आर्थोरस इसके तहत आता है। दूसरा है चेलिसेराटा। चेलिसेराटा की बात कर रहा है कि ये स्थलीय होते हैं, ये जलीय नहीं होते हैं बल्कि स्थलीय होते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, सिर, वक्ष और उदर में बंटा होता है। ये आर्थ्रोपोड्स की एक विशेषता होती है, मुख्य विशेषता है कि बॉडी जो है मैक्सिमम जंतुओं का हेड, थोराक्स और एब्डामेन में बटा होता है, यानी सिर और वक्ष में बटा होता है। अगर हम चेलिसेराटा के को फिर हम क्लासिफाई करें तो 3 वर्ग में इसको डिवाइड किया गया है। एक है मीरोस्टोमेटा पहला वर्ग है। दूसरा है आर्केनाइडा और तीसरा है पेंटापोडा, ठीक है। यानी 3 वर्गों में इसे डिवाइड किया गया है। चेलिसेराटा को मीरोस्टोमेटा है, जिसका कि उदाहरण लिमुलस है। क्या बोला मैंने, लिमुलस। ये स्थलीय होते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, भूमि पे पाए जाते हैं। एरेक्निडा है, जिसमें स्पाइडर्स आती है, यानी मकड़ी आती है, इसको मकड़ी बोलते हैं, ये मकड़ी आती है, स्पाइडर्स। और पेंटापोडा के तहत जो है निम्फान आता है। एक एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है। साथ ही साथ जो तीसरा जो उपसंग है, जो सबसे बड़ा उपसंग है, इस उपसंग मैंडिबुलेटा, ठीक है, मैंडिबुलेटा के तहत जो है वो बताया गया है कि 6 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, 6 वर्ग में इसे डिवाइड किया गया है। ये है क्रस्टेसिया, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, ये चिलोपोडा, सिम्फाइला और पैरापोडा, ठीक है, ये पैरापोडा है। तो 6 उपसंग क्लास में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम क्रस्टेसिया की बात करते हैं। ये क्रस्टेसिया की विशेषता क्या होती है, इस क्लास में जो जीव आते हैं उसको कह रहा है कि ये जलीय होते हैं। कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, स्थल पे नहीं होते हैं। सिरोवक्ष यानी सिफाइलोथोराक्स संरचना ये पाई जाती है, सिरोवक्ष होता है, और उदर होता है, यानी एब्डामेन का भाग पाया जाता है। साथ ही साथ कॉक्सल ग्लैंड जो है वो उत्सर्जन के लिए कार्य करती है, यानी एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है क्रस्टेसिया में। शिशु प्रावस्था होती है, कौन सी प्रावस्था होती है, शिशु प्रावस्था होती है।
अंडज होते हैं, ये अंडे देते हैं। क्रस्टेशियंस जितने होते हैं वो अंडे देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि ये पालेमोन है, पालेमोन यानी झींगा जिसको बोलते हैं, क्रैब्स है, केकड़ा है, और क्रेफिश है। ठीक है, तो ये जो है क्रस्टेशियंस होते हैं, यानी क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके बाद इंसेक्टा, सबसे बड़ा वर्ग जो है इंसेक्टा होता है, जिसको हम हिंदी में कीट वर्ग कहते हैं। और कीट वर्ग का जो शरीर होता है सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। किस में बटा होता है? सिर, वक्ष और उदर में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एक्सक्रीशन इनके अंदर जो है मेलपिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है, यानी मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ये भी अंडज होते हैं, ये भी अंडे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मक्खी, मच्छर, रजत मछली, टिड्डी, पतंगा, कांकरोच, ये जो है इंसेक्ट के तहत आते हैं। इनकी एक और विशेषता होती है 3 पेयर्स ऑफ लेग का पाया जाना, यानी कह रहा है कि 3 जोड़ी टांगें। कितनी जोड़ी टांगें हैं? 3। ये 3 जोड़ी टांगें होती हैं, लेग, यानी 3 पेयर्स जो है वो लेग का पाया जाना इनकी विशेषता होती है। इसके अलावा अब आइए चलते हैं 3 जोड़ी टांगों का पाया जाना। साथ ही साथ ये उदाहरण के तौर पर जब आप देखेंगे तो मक्खी है, मच्छर है, रजत मछली है, टिड्डी है, पतंगा है, ये तीनों संरचनाएं जो है, ये तीनों एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिख दिया है, ये आप देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिप्लोपोडा। ठीक है, कौन सा वर्ग है? डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय, यानी स्थल पे पाए जाते हैं। सामान्य नेत्र इनमें पाया जाता है। कैसा नेत्र होता है? सामान्य होता है। ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी। अंडज होते हैं, यानी अंडा देते हैं। एक जोड़ी इनमें 2 जोड़ी इनमें पाद पाया जाता है, यानी 2 जोड़ी पाद होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सहस्रपाद और थायरोग्लूटस, ये जो है इसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण के जंतु हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे चीलोपोडा का। किसका है? चीलोपोडा। ये आप देखिए, चीलोपोडा में कह रहा है कि ये स्थलीय होते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं। कृमि के समान ये संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? कृमि के समान, यानी कीड़े के समान होती है। ठीक है, ये कैसी संरचना है? ये कृमि के सदृश होते हैं। सिर और धड़, क्या बोला मैंने? सिर और धड़ में इनका शरीर बंटा होता है। साथ ही साथ जितने भी चीलोपोडा के सदस्य होते हैं उनमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। जो पाद होता है ना, उस पाद के अंदर जो है पॉइजन ग्लैंड होती है, अर्थात जहर की ग्रंथि होती है, और ये पॉइजन ग्लैंड से अपनी सुरक्षा भी करता है। साथ ही साथ मादा जो होती है वो अंडा और बच्चा दोनों देती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीलोपोडा के जो सदस्य होते हैं उसमें अंडज भी होते हैं और पिंडज भी होते हैं, या कह सकते हैं ओविपेरस और बीबीपेरस। जनन छिद्र अंतिम खंड से पहले होता है, यानी जनन खंड जो होता है इनमें अंतिम जो शरीर का खंड होता है उससे पहले होता है। कन खजूरा और स्कोलोपेंट्रा, कन खजूरा और स्कोलोपेंट्रा चीलोपोडा के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद सिम्फाइला, क्या बोला मैंने? सिम्फाइला। सिम्फाइला स्थलीय होती है, भी स्थल पे पाए जाते हैं, नेत्रविहीन होते हैं। कैसे होते हैं? नेत्रविहीन, इनमें नेत्र नहीं पाया जाता है। इसके अलावा धड़ जो होता है इनका, जो ट्रंक का रीजन होता है वो 15 से 22 खंडों में बटा होता है। जनन छिद्र, जो इनमें जनन छिद्र होता है वो रिप्रोडक्टिव पोर जो होता है,
जो पैर होता है यानी पादों के चौथी जोड़ी के बीच होता है, जो पैर होता है उनके चौथी जोड़ी के बीच में इनका जन्म छिद्र पाया जाता है। और इसका उदाहरण है स्कूटी जेरेला। क्या बोला मैंने? स्कूटी जेरेला। तो ये सिम्फाइला हो गया क्लास, और लास्ट क्लास है जिसका कि नाम है पैरोपोडा। ठीक है ना, ये लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास जो छठवां है। ये भी स्थलीय होते हैं, ये भी नालवत कृमि होते हैं। धड़ जो है इनका 11 से 12 खंडों का बना होता है। पाद में 9 से 10 जोड़ी इनके पैर पाए जाते हैं। नेत्र इनमें अनुपस्थित होता है। जनन छिद्र तीसरे खंड में होता है, यानी जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पोर होता है, वो कह रहा है कि तीसरे खंड में उपस्थित होता है। और इसका उदाहरण है पारोपस। क्या बोला मैंने? पारोपस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा संघ है उसके बारे में स्टडी किए, और इसके जनरल फीचर्स के बारे में देखे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखे। तो जिसमें कि हमने देखा कि स्थल, वायु, जल हर जगह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ये संघ का मतलब ये सबसे बड़ा संघ है पृथ्वी पर, और इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक सदस्य होते हैं। इनमें जो है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, विकसित मसल सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, बुकलंग्स के द्वारा और ट्रेकी के द्वारा होता है। मैलपिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा इनमें जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होती है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका मुद्रा और तंत्रिका रज्जुओं के द्वारा निर्मित होता है। सेंसरी आर्गन के रूप में सरल नेत्र होता है, कंपाउंड आई होती है यानी संयुक्त नेत्र होता है, स्टेटोसिस्ट होता है, एंटीना होता है, और तमाम जातियां एकलिंगी होती हैं, अंडज होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, निषेचन आंतरिक होता है। क्लासिफिकेशन 3 उपसंघों में बांटा आपने, ट्राइलोबाइटा, चेलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा। फिर मैंडिबुलेटा को आप 6 क्लास में डिवाइड किया है, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, चाइलोपोडा, सिम्फाइला और पैरापोडा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्थ्रोपोडा का एक डिटेल स्टडी किए। इसके बाद नेक्स्ट और हम आगे के फाइलम्स के वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर ऑल।